हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। सबसे पहले आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल स्टडी IQ IAS हिंदी पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं मनोज कुमार आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा मध्यकालीन भारत का इतिहास और उसका सिलेबस को हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ की तैयारी करने से पहले उसके बारे में प्रॉपर तरीके से पता होना बहुत ज़रूरी है। हमारे सिलेबस में अगर देखा जाए तो दोस्तों जीएस के पेपर में, चाहे यूपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा, भारतीय इतिहास एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जिससे लगभग 25 से 30 क्वेश्चन, कभी कभी लगभग 15 क्वेश्चन, कभी 20 क्वेश्चन, कभी 25 क्वेश्चन, यहाँ से इतने क्वेश्चन लगभग आपके बनते हैं। ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में उसमें आज हम बात करेंगे कि मध्यकालीन भारत जो काफ़ी बिखरा हुआ भी है लोगों के अनुसार, या फिर बहुत सिंपल सा है कि भाई दिल्ली सल्तनत और मुगल के बारे में पढ़ना है। ठीक है ना। तो आज हम उसी मध्यकालीन भारत के इतिहास का विश्लेषण करेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या नहीं पढ़ना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, और उसमें क्या क्या टॉपिक हैं जिन पर हमें विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। ओके, तो चलिए दोस्तों, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, अच्छी तरीके से इसको कवर करने की कोशिश करते हैं। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पुनः जुड़िए, जल्दी जल्दी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सभी दोस्तों तक इसको पहुंचाइए। ठीक है। तो आज हम बात कर रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास और उसका सिलेबस का विश्लेषण। दोस्तों, अगर हम बात करें मध्यकालीन भारत के इतिहास को लेकर के, तो ये जो कहा जाए भारतीय इतिहास का जो पोर्शन है, प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये एक ठीक ठाक इंपॉर्टेंट पोर्शन बनता है, और मुख्य परीक्षा में भी इसका पोर्शन बनता है। लेकिन अगर हम बात करें इसको लेकर के, मध्यकालीन भारत के इतिहास को लेकर के, तो प्रारंभिक परीक्षा में इसमें से ध्यान रखिएगा कुछ जो पोर्शन है राजनीतिक और जो प्रशासनिक पोर्शन है, प्रशासनिक इतिहास, वहां से लगभग 1 से 5 क्वेश्चन के बीच में कभी भी कितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बनते हैं, क्योंकि इतिहास के सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं मॉडर्न इंडिया से। मध्यकालीन भारत के इतिहास से क्वेश्चन बहुत सीमित होते हैं, लेकिन बनेंगे तो एक से लेकर के 4-5 मैक्सिमम हो सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि यूपीएससी किस पर कितना फोकस करता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इसमें कुछ क्वेश्चन जो है आपके आर्थिक दृष्टिकोण से भी हो सकते हैं, आर्थिक गतिविधियां। कुछ प्रश्न इनके सोचिएगा आपके, कहा जाए तो उस समय के समाज को लेकर के भी प्रश्न बन सकते हैं इतिहास के संदर्भ में। ठीक है ना। या कह लीजिए कि उस समय के हिसाब से उनके जो धर्म है उनके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है, या फिर हम कह सकते हैं तो कला संस्कृति के संदर्भ में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है ना। लेकिन अगर हम बात करें मध्यकालीन भारत के इतिहास को लेकर के, तो दोस्तों एक चीज विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, ये सारे के सारे पोर्शन हैं इतिहास में, यही 5 खंड होते हैं। राजनीतिक एवं प्रशासनिक, वहां से क्वेश्चन बनते हैं, वही टॉपिक होता है। आर्थिक होता है, समाज होता है, धर्म होता है, कला संस्कृति होती है। अब बात आती है कि यहां से सबसे ज्यादा प्रश्न कहां से बनते हैं, तो दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन जो बनते हैं वो बनते हैं आपके कला संस्कृति से, क्योंकि कला संस्कृति ही एक ऐसी चीज है जो हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा को बनाए रखती है। उसके बाद कुछ पोर्शन बनेंगे तो यहां से बनते हैं आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक पोर्शन से। धार्मिक पोर्शन भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस काल में, मध्यकाल में, आपने नाम सुना होगा सूफी और भक्ति आंदोलन को लेकर के, वहां से भी प्रश्न बनते हैं, क्योंकि यह भी हमारी कला संस्कृति का ही एक हिस्सा बन जाता है। कुछ एक क्वेश्चन बन सकता है, तो कभी भी किसी भी क्वेश्चन में बन सकता है, तो उस समय के समाज से प्रश्न बन सकता है, या उस समय की आर्थिक गतिविधियां, उनके सिक्के, उनकी कृषि, उनके व्यापार वाणिज्य, उनके माप तौल, इन सब चीजों के लेकर के भी प्रश्न बन सकता है। या फिर किसी राजा महाराजा या किसी की भी प्रशासनिक गतिविधियों के बारे में, चाहे वो शेरशाह सूरी हो, चाहे वो अकबर हो, और चाहे बलबन हो, चाहे अलाउद्दीन खिलजी हो, कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। मध्यकाल में ये सभी के सभी खंड इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये है। और कुल मिलाकर कहा जाए तो हम कह सकते हैं 1 से लेकर के 5 क्वेश्चंस यहां से बनने की संभावना होती है। ठीक है ना।
उसी तरीके से देखा जाए तो यही कालखंड, यही सारी चीजें आपके मुख्य परीक्षा में भी होती हैं, ध्यान रखिएगा। तो मुख्य परीक्षा में इनमें से किसी से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है मुख्य परीक्षा में वो है आपका कला संस्कृति को लेकर के, कला संस्कृति को लेकर के, या फिर उस समय की जो धर्म गतिविधियां हैं उनको लेकर के प्रश्न बनने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, या फिर किसी विशेष राजा महाराजा की कोई नीति को लेकर के हो सकती है। यह इंपॉर्टेंट पोर्शन है, मुख्य परीक्षा में यहां से प्रश्न बन सकता है। और ध्यान रखिए मुख्य परीक्षा में जनरली एक क्वेश्चन की संभावना होती है, चाहे वो 150 शब्दों का हो और चाहे 250 शब्दों का। तो यहां से यह प्रश्न आपका बनता है। अब बात आती है कि टॉपिक क्या क्या है, इनके अंतर्गत क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, किस किस तरीके से पढ़ेंगे। तो दोस्तों उसको मैं अभी आपको डिस्कस कर दे रहा हूं। ये तो मैंने बता दिया कैसे कैसे क्या क्या टॉपिक हैं, जहां जहां से आपके प्रश्न बनते हैं, कितने प्रश्न बनते हैं, इंपॉर्टेंस जो है। मध्यकालीन भारत के इतिहास को दोस्तों हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक पूर्व मध्यकाल और एक है उत्तर मध्यकाल। इसे हम 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल का मतलब होता है कि वो कालखंड जो हर्षवर्धन की मृत्यु से शुरू होता है। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद ही हमारे यहां पूर्व मध्यकाल की शुरुआत होती है, जिसे हम कह सकते हैं एक प्रकार से इसे सामंतवाद का युग कहते हैं। तो इसको इस तरीके से हमको देखना है। हर्षवर्धन की मृत्यु से लेकर के सोचिएगा दिल्ली सल्तनत की स्थापना तक, इस पीरियड में आपका जो भी है वो पूर्व मध्यकाल का है, ये समझ लीजिएगा। और उत्तर मध्यकाल क्या है? उत्तर मध्यकाल है दिल्ली सल्तनत से लेकर के मुगलों तक इस पीरियड को कहते हैं उत्तर मध्यकाल। यानी कि हम कहा जाए तो कह सकते हैं सन 1206 से लेकर के 1707 तक, जब तक कि औरंगजेब की मृत्यु नहीं हो जाती। और इसको हम कह सकते हैं 648 से लेकर के 1206 तक का पीरियड ये रहा। तो पहले तो इसको 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास को। 648 से लेकर के 1206 तक लगभग हम कह सकते हैं कि 500-550 साल का इतिहास ये रहा, ठीक है ना। और ये दोनों इतिहास के कालखंड बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली लोग मध्यकालीन भारत का मतलब समझते हैं कि दिल्ली सल्तनत से शुरू कीजिए और औरंगजेब की मृत्यु तक इसको खत्म कर दीजिए, यही मध्यकाल है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब इसमें एक एक करके हम पूरी डिटेल में हम चर्चा करते हैं कि इसमें क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, वो सारी चीजें इसमें हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको देता हूं कि आज से आप लोगों का एक नया बैच 14 तारीख से फाउंडेशन बैच नंबर 5 इवनिंग में शाम को 6 बजे स्टार्ट हो चुका है। सोचिएगा, जिसमें हम सिस्टमेटिक तरीके से एक सही गाइडेंस के साथ में एक सही प्लान के तहत आपकी तैयारी करवा रहे हैं। किस समय के लिए? जो व्यक्ति आप में से, जो छात्र 2025-2026 में एग्जाम देना चाहते हैं, उन लोगों के लिए 2025-26 को टारगेट करके जो तैयारी कर रहे हैं, जिनको एक सही गाइडेंस में जरूरत है, थोड़ा सा इधर उधर भटके हुए तो उनको सही तरीके से उनको कंप्लीट सारी चीजें कराने की जरूरत है, तो वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। और ये बैच हिंदी और बाइलिंगुअल दोनों भाषाओं में है, दोनों में है, ठीक है ना। बैच 14 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। जस्ट अभी इंट्रोडक्शन है, जस्ट इंट्रोडक्शन यानी बेसिक्स चीजों के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। आप चाहे तो इसको अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसकी फीस 24,999, लेकिन कोड आपको MK लाइव यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसमें क्या क्या होगा दोस्तों? इसमें सारी चीजें जो एक छात्र को सफल बनने के लिए जरूरी है। क्या चाहिए? पहले एक प्रॉपर पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस तक। फिर प्रारंभिक परीक्षा के टाइम पीरियड में प्रारंभिक परीक्षा पर स्पेशल फोकस किया जाए। मुख्य परीक्षा के समय में मुख्य परीक्षा के लिए अलग से स्ट्रेटजी हो, वो भी है इसमें,
ठीक है ना, वो भी, इंटरव्यू भी अलग से हो, प्लस आपकी डेली आंसर राइटिंग की टेस्ट हो, वीकली टेस्ट हो, वो सब है। टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड है, प्रारंभिक परीक्षा के समय अलग टेस्ट सीरीज है और डेली बेसिस पर कंप्लीट कोर्स की टेस्ट सीरीज अलग है। सोचिएगा, मेंस की टेस्ट सीरीज अलग है, डेली बेसिस पर अलग है, और उस समय एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चलेगी वो टेस्ट सीरीज अलग होगी, क्रैश कोर्स अलग होगा, वो सब इसमें इंक्लूड है। मेंटर्स आपको मिलेंगे जो आपको पर्सनल गाइड करेंगे। हम जैसे टीचर्स भी आपके साथ हैं, जो जिनसे आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कभी भी उनसे डिस्कस कर सकते हैं, कभी भी अपनी पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम भी सॉल्व आउट कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, वो सब भी मिलेंगे इसमें, ठीक है ना। प्लस आपको डेली क्लास का मटेरियल आपको मिलना है, जो डेली क्लास में पढ़ाया जाता है वो सारा का सारा आपको मिलेगा, पूरा मटेरियल। सोचिएगा, वो सब कुछ इसमें इंक्लूड है। करंट अफेयर की अलग से क्लासेस हैं, सीसेट की क्लासेस हैं, जो आप सोचते हैं जिस चीज की जरूरत है वो सब इसमें मौजूद है। और सोचिएगा, लगभग 2 साल का कोर्स है पूरा, 2024-2025 2 साल कम से कम आपका कोर्स चलेगा ये। और 2 साल की फीस कितनी है? 24,999 रुपए, जिसमें सब कुछ इंक्लूड है। तो दोस्तों, इस बैच को आप मिस मत कीजिए। अगर रियली में आप चाहते हैं अपने आप को देखना कि आप वास्तव में सफल हैं, तो चुपचाप इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। दूसरों को किसी को खबर मत लगने दीजिएगा आपने ज्वाइन किया है, क्या किया है। चुपचाप बैठ के तैयारी कीजिए और रिजल्ट अपने आप से बताने की कोशिश कीजिएगा। 2 साल बाद हमारा रिजल्ट बताएगा, तब तक गाना और चिल्लाना मत, क्योंकि जो गाते और चिल्लाते हैं दोस्तों, वो बरसते नहीं है। इसलिए शांत तरीके से चुपचाप बैच को ज्वाइन करिए, चुपचाप तैयारी कीजिए, साइलेंट किलर जिसको कहा जाता है उस तरीके से काम करके निकल जाइए, ठीक है ना। और जो भी छात्र आप में से 2024 को टारगेट करना चाह रहे हैं कि 2024 में हमारी तैयारी लगभग काफी हद तक हो चुकी है, आधी अधूरी भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2024 देना है, तो वो लोग भी अभी आप इस पर फोकस कर सकते हैं। सक्सेस इन प्रीलिम्स यानी कि 3.5 से लेकर के 4 महीने का एक क्रैश कोर्स हम लोग लॉन्च किए हैं। सोचिएगा, क्रैश कोर्स इसको लॉन्च किया है। 9 दिसंबर से ये बैच लॉन्च हुआ है। अभी 4-5 क्लासेस भी, पूरी 5 क्लास भी नहीं हुई है, 3 से 4 क्लास हुई हैं अभी प्रॉपर तरीके से। इसमें सोचिए आपकी क्लास भी चल रही है और टेस्ट सीरीज भी है, यानी कि वो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कवर कराए जाएंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उनकी प्रैक्टिस कराई जाएगी, उनके एक एक चीज को गहराई से डिस्कस किया जाएगा, करंट से लेकर के सब कुछ इसमें इंक्लूड है क्लास में। और टेस्ट सीरीज भी होगी, टेस्ट सीरीज में यानी कि डेली टेस्ट होना है और उसका डिस्कशन भी होना है, दोनों चीजें हैं। सोचिए, और इसके लिए मात्र फीस आपको कितनी पे करनी है? मात्र 7,500 रुपए। लेकिन यह तभी होगा जब MK लाइव कोड इस्तेमाल करेंगे, अन्यथा फीस आपकी कितनी लग जाएगी? 11,500। सोचिएगा, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और इसके साथ ज्वाइन करके मेरे साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं, अपनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। और किसी को लगता है कि उन्हें क्रैश कोर्स करने की, ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, उन्हें केवल प्रैक्टिस करनी है, तो दोस्तों प्रैक्टिस इज द बेस्ट पॉलिसी। टेस्ट सीरीज, जितना ज्यादा टेस्ट लगाएंगे उतना ज्यादा परफेक्शन आएगा। बहुत सारी चीजें जो आपने पढ़ी हैं रिकॉल नहीं होती, तो इसको देख करके सब कुछ होता है। सोचिए, इसमें हमने 100 से ज्यादा टेस्ट सीरीज के टेस्ट रखे हैं। सब्जेक्टिव टेस्ट हैं, एडवांस टेस्ट हैं और फुल लेंथ टेस्ट हैं। इसमें सीसेट के टेस्ट भी हैं, लगभग 6,500 से ज्यादा क्वेश्चंस डिस्कस होने हैं और इन सारे के सारे टेस्ट का डिस्कशन होना है, सारे टेस्ट का डिस्कशन है। और ये आपके एक दिन पहले ही आपकी क्लास स्टार्ट हुई है, टेस्ट स्टार्ट हुआ है, और इसकी फीस मात्र ये रही 4,000 रुपए, लेकिन कोड वही एज यूजुअल MK लाइव, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। जो लोग चाहते हैं कि केवल प्रैक्टिस करना है तो इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, अब हम बात करते हैं इसके बाद में सिलेबस को लेकर के हम चर्चा करते हैं। पूर्व मध्यकाल में अगर हम बात करें तो पूर्व मध्यकाल में क्या क्या आता है, तो पहली बात तो मैंने कहा था पूर्व मध्यकाल क्या है, एक सामंती युग है। तो हमें सामंती युग के बारे में पता होना चाहिए। और इस पीरियड में क्या क्या पढ़ना है वो बता देता हूं। इस पीरियड में आपको पढ़ना है पूरा का पूरा राजपूत युग, राजपूत काल पढ़ना है, क्योंकि इस पीरियड में राजपूत काल ही हुआ। तो राजपूत काल में राजपूतों की उत्पत्ति, कि ये कैसे इनकी उत्पत्ति हुई। राजपूत काल में हमें पढ़ना है
इसके बाद में सोचिएगा राजपूत काल की प्रमुख जो वंश हैं उन सब के बारे में, और वंश में सभी राजाओं की वंशावली नहीं, बल्कि क्या पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ महत्वपूर्ण शासक जिन्होंने कुछ खास काम किया हो, चाहे गहड़वाल वंश हो, चाहे सेन वंश हो, चाहे पाल वंश हो, सोचिए, चाहे गुर्जर प्रतिहार हो, चालुक्य हो, कोई भी हो, इनको हमको पढ़ना है। ठीक है ना। वंश क्लियर हो गया। दो चीजें, एक उत्पत्ति वंश, इसको देखना है। दूसरा क्या देखना है इसके साथ ही, इसमें देखना है इसी काल के इनके कुछ महत्वपूर्ण चीजें, और जहां से आपके प्रश्न बनते हैं वो देखना है कि आखिर राजपूतों का सामाजिक व्यवस्था कैसी है, राजपूतों की आर्थिक व्यवस्था कैसी है, राजपूतों की आपकी सोचिएगा धार्मिक व्यवस्था कैसी है, और एक चीज और वो है आपकी राजपूतों का, राजपूत काल की एक चीज और है, वो है कला संस्कृति। यही तो सबसे महत्वपूर्ण है, कला संस्कृति। तो इस पर आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है कि राजपूत काल में कौन कौन सी कला संस्कृति की चीजों का विकास हुआ है, राजपूतों की उत्पत्ति और उनके प्रमुख वंशों की जानकारी यह हमको पता होना चाहिए, और राजपूतकालीन समाज, अर्थव्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, कला संस्कृति, इनको हमें पढ़ना है। प्रमुख वंश जो है गुर्जर प्रतिहार, चालुक्य, चौहान, गहड़वाल, ये सब के सब वंशावली, इनमें से कुछ खास खास संस्थापक और कुछ महत्वपूर्ण शासक जिन्होंने कुछ किया हो, खासकर कला संस्कृति और धर्म के क्षेत्र में, उनके बारे में पढ़ना है। सबकी वंशावली याद नहीं करनी है। मैंने पहले ही कहा मध्यकाल से कला संस्कृति से क्वेश्चन ज्यादा सबसे ज्यादा बनते हैं, तो उसी पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। ओके, तो ये क्लियर हो गया। अब इसी में एक चीज और ध्यान रखिएगा, पूर्व मध्यकाल में राजपूत तो है ही है, लेकिन यहीं पर मैं एक चीज और बता दूं, ये तो है उत्तर भारत का। अब हम यहीं पर बात करें दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत में इसी पीरियड में सोचिए कौन है, इसी पीरियड में है दक्षिण भारत में, यहीं पर नोट कर लीजिएगा, दक्षिण भारत में पल्लव डायनेस्टी है, ठीक है ना, राष्ट्रकूट है, इसी में चालुक्य हैं, और इसी में आपके चोल हैं। ये चार महत्वपूर्ण डायनेस्टीज हैं दक्षिण भारत की, जो कि पूर्व मध्यकाल से संबंधित हैं। ये रहे, तो उत्तर भारत में राजपूत और दक्षिण भारत में पल्लव, राष्ट्रकूट, चोल, चालुक्य, इन चारों की वंशावली, और इन सब का समाज, अर्थव्यवस्था, धर्म और कला संस्कृति, यह आपको पता होना चाहिए। विशेषकर दक्षिण भारत की कला संस्कृति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, विशेष तौर पर कला संस्कृति पर विशेष ध्यान देना है। ओके, क्लियर हो गया। अब इसी तरीके से देखा जाए तो आपका उत्तर मध्यकाल, तो उत्तर मध्यकाल में भी हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। सोचिएगा, इसको हम कह सकते हैं आपका एक तरीके से, तो हम कह सकते हैं उत्तर भारत, और दूसरा हम कह सकते हैं इसको दक्षिण भारत। उत्तर भारत और दक्षिण भारत। उत्तर भारत में क्या क्या है? उत्तर भारत में सबसे पहले आता है दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत में सभी वंश जो हैं उनको नहीं जानना है। दूसरा आता है मुगल, ठीक है ना। तीसरा आता है कुछ क्षेत्रीय राजपूत, क्षेत्रीय राजवंश, विशेषकर आपके राजपूत जो इस समय मौजूद हैं, थोड़े बहुत, या क्षेत्रीय कुछ एक राजवंश हैं, जैसे अहोम राज्य है असम का, ठीक है ना, इस तरह के कुछ एक राज्य है, जम्मू कश्मीर का है, कुछ इस तरह के छोटे मोटे एक आध कोई राजवंश बचे हुए हैं, उनके बारे में, ठीक है ना। दिल्ली सल्तनत में आप अच्छे से जानते हैं कौन है। दिल्ली सल्तनत में आपके सोचिएगा, आपके गुलाम वंश है जिसे ममलुक वंश कहते हैं, ठीक। इसमें आ जाइए तो आपका खिलजी वंश है, इसमें आ जाइए तो तुगलक वंश है, आ जाएंगे तो आपका सैयद वंश आ जाता है, और आपका आ जाता है लोदी वंश। इनके कुछ कुछ शासक जो हैं महत्वपूर्ण, उनके बारे में।
इसी बीच में एक मुगलों के समय में तो रहता ही, आप जानते हैं, बाबर से लेकर के हुमायूं, वो सॉरी औरंगजेब तक, ठीक है ना। लेकिन इसी बीच में एक छोटा सा पोर्शन और जुड़ जाता है, मुगल और सूरवंश, शेरशाह सूरी का वंश, वो इसमें और जुड़ जाता है। तो इसमें ध्यान रखिएगा क्या क्या चीजें पढ़नी है वो भी बताऊंगा मैं, ठीक है ना, क्लियर। लेकिन इन सब का जो पढ़ना है, पोर्शन जो ध्यान देना है, वो मैं बता देता हूं आपको क्या ध्यान देना है। इसमें कुछ एक शासकों के, कुछ एक जो शासक हैं, महत्वपूर्ण शासक, पूर्ण जो शासक हैं, उनकी नीतियां और उनका प्रशासन आपको पता होना चाहिए। बस कुछ एक महत्वपूर्ण शासकों की नीतियां और प्रशासन, जैसे इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, सोचिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, बहलोल लोदी या सिकंदर लोदी, ये कुछ एक शासकों के बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि इन्होंने इतिहास को प्रभावित किया है, ठीक है ना। दूसरा, इस पीरियड का पूरा आपको प्रशासन पता होना चाहिए, पूरा दिल्ली सल्तनत, मुगल से लेकर के सबका प्रशासन काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। इनकी थोड़ी बहुत आर्थिक गतिविधियां, अर्थव्यवस्था थोड़ी बहुत, ठीक है ना, इनका थोड़ा बहुत आपको अगर जानना हो तो कुछ एक चीजें और भी कर सकते हैं यहां पर इस पीरियड में, और वो है आपका, मैंने पहले ही बताया हुआ है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है इसी पीरियड में सूफी और भक्ति आंदोलन, सूफी और भक्ति आंदोलन काफी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आ जाता है आपका कला संस्कृति। ये दोनों पोर्शन काफी इंपॉर्टेंट हैं, यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनेंगे, सोचिएगा, जो मैंने इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है यहीं से आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, सूफी भक्ति आंदोलन और कला संस्कृति वाला पोर्शन, यहां सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ये आपके उत्तर भारत के इन शासकों के बारे में कहानी है, जो कुछ भी किसी ने कुछ भी कहा है, ठीक। अब बात आती है दक्षिण भारत में क्या क्या है। दक्षिण भारत में इस पीरियड में कौन कौन आते हैं, दोस्तों ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत में इस समय आते हैं विजयनगर बहमनी, काफी इंपॉर्टेंट है, विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, बहमनी राज्य, और तीसरा मराठा, ये रहे, ये तीन, मराठा, ये तीन है जो दक्षिण भारत में और काफी इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, इसकी कला संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण है। तो पूरे के पूरे सिलेबस में एक चीज विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, कला संस्कृति पर सबसे ज्यादा फोकस करना है, उसके बाद उनके धार्मिक व्यवस्था पर फोकस करना है, उसके बाद उनके प्रशासन पर फोकस करना है, उसके बाद कुछ और चीजें अगर कुछ मिलता है बचता है तो। और लोग उल्टा करते हैं, वो क्या पढ़ते हैं, राजनीतिक इतिहास पढ़ते हैं, भाई बलबन उठाइए, बलबन रजिया उठाइए, कौन सा युद्ध लड़ा, कौन सा क्या क्या हुआ, यहां से यूपीएससी प्रश्न नहीं उठाता। एसएससी, बैंक, रेलवे वाले यहां से क्वेश्चन बनाए, लेकिन यूपीएससी कला संस्कृति पर, हमारे धर्म पर, हमारे समाज पर, इन सब चीजों पर विशेष तौर पर ध्यान देता है, विशेष तौर पर। ओके, क्लियर है। तो यह है आपका यहां का सिलेबस, एवरीबॉडी क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो इस पर हमको विशेष ध्यान देना है, ध्यान रखिएगा, विजयनगर का कला संस्कृति भी, विजयनगर का समाज भी, विजयनगर की अर्थव्यवस्था, तीनों इंपॉर्टेंट है। और महत्वपूर्ण शासक तो इंपॉर्टेंट है, खासकर कृष्णदेव राय। तो इन सब पर हम उसी तरीके से क्लास भी करेंगे, जिस तरीके से आपको मैंने सिलेबस बताया, उसी तरीके से हम अंदर जो पेड क्लास चलती है उसमें उसी तरीके से हम पढ़ाते भी हैं, ठीक है ना। सेम पैटर्न है, जो यहां पढ़ा रहे हैं वही वहां पर भी है, सेम इसी तरीके से एक एक चीज को खोल के पढ़ा देना, कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए बस। क्योंकि देखिए दोस्तों, एक चीज समझ लीजिएगा, आज बेशक आप लोगों को समय की कद्र हो या ना हो, लेकिन हमें आपके समय की कद्र जरूर है। इसलिए चाहे YouTube की क्लास हो, चाहे पेड क्लास हो, आपके साथ उतना ही जस्टिस करते हैं जितना हम अपने साथ करने की कोशिश करते हैं। हम ये मान करके चलते हैं
कि एग्जाम आप नहीं दे रहे बल्कि एग्जाम हम लोग दे रहे हैं। हमारी नॉलेज का एग्जाम है। अगर हमारी नॉलेज ही एग्जाम में क्लियर नहीं होती, उसका कोई आउटपुट नहीं निकलता दोस्त, तो समझ लीजिए वो हमारी फेलियर है। हमारे पढ़ाए हुए क्वेश्चंस नहीं मिलते तो हमारी फेलियर है। इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा कि हम अपने आप को आपके माध्यम से सफल बनाना चाहते हैं, और उसमें सबसे ज्यादा फायदा आप ही का है दोस्त। ठीक है ना? क्लियर? और बाकी किसी को कोई डाउट हो, कोई भी चीज हो, तो आप मुझे टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर या मेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं, कहीं भी कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कोई भी कोर्स परचेज करते हैं कोई भी, तो MK लाइव कोड इस्तेमाल करना मत भूलिए, और ये टेलीग्राम का बार कोड है जिसके थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना? चलिए, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू गाइस। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।